हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन का एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, जो आपका ट्रांसमीटर्स से रिसीवर के बीच का जो भी मीडियम है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या बिट रेट अचीव कर सकते हैं, किस क्वालिटी का रिसेप्शन आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसे कि हम चैनल बोलते हैं या ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं, वो किस टाइप का है और आपको किस डिस्टेंस तक क्या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम उसके मेजर टाइप्स देखें तो आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। ठीक है, आपका जो ट्रांसमीटर सेक्शन और अगर रिसीवर के बीच में, जनरल केस में देखें ऑप्टिकल फाइबर को छोड़ के, अगर डिस्टेंस कम है तो आप इसे वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, अगर आपका कहीं पे अगर रिसीवर है तो आप उसे वायरलेसली भी भेज सकते हैं। तो वायर्ड और वायरलेस मीडियम से आपका इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजना है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम लेंगे। अगर सिग्नल को, यहाँ ट्रांसमीटर पे आपके पास मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर, उसमें आप अपने इनपुट सिग्नल को मॉड्यूलेटर की मदद से फाइनली रेडी टू ट्रांसमिट करते हैं। इस मॉड्यूलेटर की जो भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, रेडी टू ट्रांसमिट, किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रेडी टू ट्रांसमिट करने के लिए जनरेट कर रहा है, उसी हिसाब से आप चैनल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपका सिस्टम एक एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल, जो कि आप एएम रेडियो सुनते थे, वो आपका 100 किलो हर्ट्ज पर एक सिग्नल जनरेट करता है। तो 100 किलो हर्ट्ज पे अगर आप सिग्नल जनरेट कर रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से भेजेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं, अगर आपका ये माइक्रोवेव जनरेटर है और आप गीगा हर्ट्ज में सिग्नल जनरेट कर रहे हैं तो आप कैसा मीडियम लेंगे, ये सब आपके इस ट्रांसमीटर की फाइनल जनरेट की गई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम आपका क्या होगा, किस रेंज तक होगा, वो सब आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्या आपको डेटा रेट चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है, सिग्नल के टाइप पे। तो मीडियम का सिलेक्शन या इस ट्रांसमिशन मीडियम का सिलेक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, सिग्नल की आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में आप क्या डेटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी और डेटा रेट आप अचीव करना चाहते हैं, कितनी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर आपको किस तरीके का क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, इन सब पे आप कंसिडर करते हुए अपना मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। वायर्ड और वायरलेस की अगर बात करें, इनको कंपेयर करें, तो वायर्ड में आप एक डेडिकेटेड वायर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये आप रिसीवर को किसी और दूसरी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल का सारा सेटअप बदलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे वायर्ड में जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंस्टेंट आ जाता है। अगर एक्सटेंशन होता है, मान लीजिए आप 2-3 और रिसीवर लगाने चाहते हैं, तो आपको हर बार नया कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा। अगर इसको रीलोकेट करना चाहते हैं तो इसे रीसेटअप करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम आती है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है वायर्ड की, जब आप एक डेडिकेटेड लिंक सेट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक है तो आपके पास सिक्योर, ठीक है, और रिलायबल ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। वायरलेस ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है और वो वायरलेसली इसको रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज मीडियम में कोई हार्डवेयर सेटअप नहीं है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। ठीक, अगर आप इसको कहीं रीलोकेट करना चाहते हैं तो आप इसका ओरिएंटेशन बदल दीजिए ट्रांसमीटर का, आप उसको दूसरी जगह पे भी रिसीव कर सकते हैं। तो आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप कम कॉस्ट का एक सेटअप करेंगे तो इसमें एक नॉइस बहुत ज्यादा आ जाना है, आपका नॉइस परफॉर्मेंस इसकी पुअर हो जाएगी। एज वेल एज अगर आप इसमें क्वालिटी ऑफ सिग्नल की बात करेंगे तो QS जो है वो
इसके कंपैरिजन में आपका कम हो सकता है। इंटरफेरेंस बहुत हाई हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। फिर इंटरमीडिएट डिटेक्शन जिसे बोलते हैं, कोई आपका जो थर्ड पार्टी है जो नहीं आपने असाइन की थी, वो आपका जो सिग्नल है उसे इन बिटवीन रिसीव भी कर सकती है। तो जो प्राइवेसी का जो पैरामीटर है वो भी यहाँ पे आपका कम हो सकता है कंपेयर टू। तो वायर्ड और वायरलेस में अगर कंपैरिजन पूछे तो ये होता है। हम आज की क्लास में पहले शुरू करते हैं वायर्ड। ओके, तो वायर्ड का मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एंड टू एंड फिक्स हार्डवेयर कनेक्शन होगा। ठीक है, अब जो आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने हैं वो एक तो है ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ट्विस्टेड केबल में क्या होता है, हमारे पास 2 केबल्स होती है जिनको आप आपस में ट्विस्ट करके इस तरह से, यहाँ पे एंड पे आपका सोर्स लगा रहता है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन लगा रहता है। ठीक है, जैसे आपने अपने घरों में ट्रांसमिशन लाइंस देखी ना, जिसपे सिग्नल प्रोपोगेट होता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोगेट होके आती है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेडिएशन लॉसेस हैं, जो वो इन एयर वो जो खुले में आपने इंस्टॉल कर रखी है, उसको हमने थोड़ा सा रिप्लेस किया और इस तरीके से हम ट्विस्टेड केबल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो ट्विस्टेड केबल है आपकी, ये आपका सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, लेकिन इस पे जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो सकती है वो रेंज है 0 से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक की। तो आप इस लो फ्रीक्वेंसी पे इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में इस पे लॉसेस, देखिए कौन सी चैनल किस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकती है वो उस चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गीगाहर्ट्ज के सिग्नल को कोएक्सियल पे सीधा भेज दें। उस मेटल में, मेटेलिक कंडक्टर में इस रेंज की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी अटेन्यूएट हो जाती है। तो कौन सा मीडियम लेंगे आप रेंडमली नहीं सेलेक्ट कर सकते। आप क्या फ्रीक्वेंसी भेजना चाहते हैं उस पर आपका मीडियम सेलेक्ट होता है, फिर आप उस मीडियम पे अपना सिग्नल भेजते हैं। तो इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप ट्विस्टेड केबल काम में लीजिए। अगर आप, ठीक है, ये ट्विस्टेड केबल एक रेंज तक काम करती है, उसके बाद अगर आपका जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो आप मूव करेंगे ट्विस्टेड केबल की जगह कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल में ये जो आपने इस तरह से 2 कंडक्टर को ट्विस्ट करके लगाया है, उसकी जगह एक इनर कंडक्टर रहता है आपके पास। ठीक है, कोएक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस पे अलाइन हुई हुई, और एक आपका यहाँ पे फिर आप उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, फिर उसके बाद में आपका आउटर कंडक्टर भी होता है, उसे आप कोएक्सियल केबल बोलते हैं। इनर और आउटर कंडक्टर साथ साथ में चलते हैं, ट्विस्ट ना करके। ठीक है, अगर आपको, आप टेलीविजन केबल को देखेंगे या आप लैन में कनेक्शन देखते हैं तो उसमें आपको इस तरह की केबल देखने में मिल जाएगी। ये केबल ट्रांसमिट कर सकती है 0 से लेके 500 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर उसके बाद में एक और कनेक्शन जो 1 to 1 एंड फिजिकल लिंक कनेक्शन का एक और ऑप्शन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आप यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगाएंगे, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर भी कोएक्सियल केबल की तरह ही होती है। उसका जो इनर कंडक्टर है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जनरली फाइबर होता है। फिर उसके बाद में कोटिंग होती है बीच में, और फिर उसके बाद में आप क्लेडिंग, कोर और क्लैड होगा, और कोर और क्लैड के बाद इस तरह से कोर चलेगा और इसके बाहर क्लैडिंग होती है, फिर उसको पैक कर देते हैं। ये 2 N1 और N2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल के आपके बने हुए इस तरह से रहता है। ये फाइबर रहेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल फाइबर। ठीक है, तो ये आपका फाइबर, दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N2 और कुछ ये N1 N2, और यहाँ पे आप बाहर इसकी आउटर कोटिंग करके इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में आप लाइट लॉन्च करते हैं। ये लाइट आपको यहाँ मिल जाती है। द कंडीशन इज दैट ये लाइट इस तरह से लॉन्च की जानी चाहिए कि इसकी क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल क्राइटेरिया को मैच करे, और यहाँ पे जो आपने लाइट लॉन्च की है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई आगे, केवल फाइबर में कन्फाइन होती हुई आगे मिल जाए। अगर आपने प्रॉपर नहीं की तो क्लैडिंग से होके लॉसी मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको आपका सिग्नल जो है वो नहीं मिलेगा। योर एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, ये आप अपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम उधर नहीं जाते। तो ये हुई 3 तरह के मटेरियल। इस ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप काम में लेते हैं तो ये 180 to 370 टेराहर्ट्ज, टेरा का मतलब होता है 10⁻12, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9, है ना। तो आप इस रेंज की
बैंडविड्थ आप इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी हाई स्पीड का डेटा आप ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये बहुत सिक्योर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकती है। लेकिन वही बात है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जो एक लिमिट हो सकती है, तो उसको हम कई बार एक कंस्टेंट आ जाता है जब आप एक डिजाइन कर रहे हैं सर्किट। तो ये तो हुआ आपके 3 टाइप, ये इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जब सिग्नल इन मीडियम में चलता है तो हर 1 किलोमीटर पे कितना लॉस होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अटेन्युएशन हम अक्सर स्टडी करते हैं किसी मीडियम को सिलेक्ट करने के लिए, और वो पर किलोमीटर होता है। डीबी का मतलब हर किलोमीटर पे पावर इतनी कम हो गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए 0.2 डीबी पर किलोमीटर, कोएक्सियल केबल में 7 डीबी पर किलोमीटर, ये इनकी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी पे हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में 0.2 डीबी पर किलोमीटर, इस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे ये अटेन्युएशन आपको मिलता है। तो जो आपका सिग्नल आपने लॉन्च किया था, आपने ये सिग्नल लॉन्च किया, वो अटेन्युएट होके स्मॉल हो जाता है। हम मान लेते हैं किसी तरीके का एरर नहीं आया, ये स्मॉल हो गया, अब ये आगे और नहीं चल पाता, तो आप यहाँ पे एक रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर का मतलब ये होता है कि ये इसको एक्सेप्ट करता है और इसमें पावर लेवल अप करके बिल्कुल ऐसा का ऐसा रिप्लिका जनरेट कर देता है। तो रिपीटर इज बेसिकली रिपीटिंग द इनपुट। उसे नहीं पता कि उसे क्या इनपुट मिला, वो उसका पावर अप कर देता है। फिर अब ये और कुछ किलोमीटर और चल सकती है। तो 10 किलोमीटर पे आपको इतनी मिली, फिर आपने रिपीटर लगाया, फिर आप 10 किलोमीटर पे और रिपीटर लगाएंगे ताकि आप 100 किलोमीटर तक अपना ट्रांसमिशन कर सकें। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन से आप ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकती है, बहुत कम लॉसेज होते हैं, और इसमें रिपीटर भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस का इंटर टेरेस्ट्रियल लिंक जब भी बनाए जाते थे, हाई स्पीड के इंटरकॉन्टिनेंटल लिंक हुआ करते थे, तो हमेशा ऑप्टिकल फाइबर से बनाए जाते थे। तो ऑप्टिकल फाइबर काफी इंपॉर्टेंट मीडियम कंसिडर किया जाता है, और इस पे स्पेसिफिकली कई बार पूछ लेते हैं कंपैरिजन। यू कैन प्रोवाइड दिस कंपैरिजन। वायर्ड मीडियम पूछे तो आप बता सकते हैं। इनके अगर आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, तो ट्विस्टेड केबल जो है वो आपका लो कॉस्ट का एक मीडियम है, लेकिन ये स्मॉलर बैंडविड्थ में काम करेगा, डिस्टेंस भी इसकी लिमिटेड रहेगी। फिर इससे आप हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई बैंडविड्थ में जाना है तो आपको कोएक्सियल केबल आप ले सकते हैं। इसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, एज वेल एज इसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा हो जाती है। अब अगर आपको कोएक्सियल केबल से फाइबर में आना है तो फाइबर आपका और भी हाई स्पीड की डेटा रेट दे सकता है, लेकिन यही बात है कि इसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज अगर पूछे जाते हैं तो वेरी हाई बिट रेट, अगर आपको गीगा बिट्स पर सेकेंड में अगर ट्रांसमिशन करना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर लेंगे, और इसमें आपकी मल्टीपल कोटिंग होके ये जनरली आपका बाहर के जो इंटरफेरेंस है, इस मल्टीपल कोटिंग की वजह से इसमें आउटर इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं। और आप अगर इसको देखें कि सिक्योर और प्रिवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इनिशियल इंस्टॉलेशन आपका अगर हाई कॉस्ट में आ जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने राइटअप को कंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के टाइप कई बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सिंगल मोड फाइबर होता है आपका, ये आपका मल्टी मोड फाइबर हो सकता है, ठीक है। मल्टी मोड फाइबर में भी आपके पास स्टेप इंडेक्स हो सकती है और ग्रेडेड इंडेक्स हो सकती है। कई बार क्या, जो बहुत पॉपुलर मीडियम है उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, ये बहुत ही नैरो फाइबर होगा, इसका जो डायमेंशन है ये बहुत नैरो रहेगा, कोर का डायमेंशन, और ये आपका क्लैडिंग, ओके। इसमें जब आप लाइट लॉन्च करते हैं तो लाइट इसमें लाइट केवल एक ही पाथ को फॉलो कर सकती है, और आपको एक ही पॉसिबल टाइम पे पल्स मिलेगी, ओके। सिंगल मोड फाइबर इज ए वेरी नैरो डायमेंशन कोर फाइबर दैट कैन ट्रांसमिट ऑन ए सिंगल मोड। केवल एक ही पाथ पॉसिबल है, जो गई वो स्टेट आपके रिसीवर तक पहुंच गई। तो इस तरीके से में आपको बहुत कम लॉसेज होगा, डिस्पर्शन कम होगा। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, अब इस तरह के फाइबर में लाइट लॉन्च करना, इंस्टॉल करना, इसको एक फाइबर से दूसरे फाइबर को कपलिंग करना
मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये बहुत अच्छी हाई डेटा रेट देता है, लेकिन इसको इंस्टॉल करना और इसमें लाइट लॉन्च करना, इसमें लाइट अगर लॉन्च करते हैं तो आपको हमेशा लेजर चाहिए, ठीक है, जो कि हाई कॉस्ट एक कंपोनेंट है। तो ये सब फायदे और उसके नुकसान, उसको ओवरकम करता हुआ एक हमारा मल्टी मोड होता है। तो हम थोड़ा सा फाइबर जो है वो थोड़ा वाइडन रख लेते हैं। अब ये जो फाइबर है, क्योंकि ये वाइड है, तो इसमें आप लाइट आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और लाइट जो अब मल्टीपल अगर पॉसिबल लाइट लॉन्च हो सकती है, तो लाइट अलग अलग मोड से एग्जिस्ट होते हुए भी रिसीवर तक पहुंचती है। अब क्योंकि ये अलग अलग मोड से रिसीवर तक पहुंचती है, तो रिसीवर को जो आपने एक सिंगल पल्स भेजी थी वो इस तरह से डिस्पर्स होके मिलती है, ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ये हाई डिस्पर्शन, इसमें आप लाइट बहुत आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आप सोर्स एलईडी ले सकते हैं जो लो कॉस्ट एलिमेंट है। अगर इसकी कनेक्शन, कपलिंग, ये बहुत आसानी से हो सकता है, ये लो कॉस्ट का होता है। इसमें लाइट सोर्स भी कम उसका रह सकता है। तो आप बेनिफिट अगर ये है, तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई डिस्पर्शन होगा। आपको ये जो पल्स ऐसे स्प्रेड होके मिलेगी, आपका हाई आईएसआई आ जाता है और आप अपनी डेटा रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आपको लो डेटा रेट में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मल्टीमोड फाइबर जो कि एक लो कॉस्ट का मटेरियल है, जो इजी कपलिंग और इजी लाइट लॉन्चिंग और एक लो कॉस्ट का एलईडी सोर्स फेवर कर सकता है, उसमें आपकी बिट रेट कम रहेगी, लेकिन आपको डिस्पर्शन ज्यादा मिलेगा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की वजह से। इसमें आप जब मल्टीमोड फाइबर में जब आपको रिसीवर पे सिग्नल मिलता है, तो देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन में सिग्नल आ सकता है, ये रिफ्लेक्ट होके सिग्नल आ सकता है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके आपके पास सिग्नल आ सकता है। तो ये जो हमारी इनर पोर्शन जो कोर है, उसमें आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 और अगर क्लैडिंग है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है। तो यहाँ पे लाइट किसी और स्पीड से ट्रेवल होती है इसके इनर जोन में, और आउटर जोन में ये किसी और स्पीड से ट्रेवल होती है। तो आपको ये जब आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता है, तो जो लंबा पाथ ट्रेवल करके आती है वो लेट मिलती है, जो स्ट्रेट आती है वो आपको जल्दी मिलती है, और आपको फाइनली एक टाइम में डिस्पर्स्ड पल्स मिलती है। इस तरह से ऐसी पल्स मिलती है, जो आपने पल्स ऐसी भेजी थी आपको ऐसी मिलती है मल्टी मोड में। जब आपकी कोर और क्लैडिंग के बीच में एकदम आपका इस तरह से ड्रास्टिक चेंज हो, इसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स। ठीक, हम क्या करते हैं कि इस कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे कांस्टेंट ना रखे, अगर हम इसे ग्रेडेड में इस तरीके से अगर हम डिजाइन कर लें, तो क्या होगा, जो सीधा चल रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जो आउटर में ट्रेवल करके आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जो आउटर में चल के आने वाली पल्स है उसकी स्पीड जो है वो हम फास्ट रख देते हैं, और जो स्ट्रेट चल के आ रही है उसकी स्पीड हम स्लो कर देते हैं, बिकॉज लाइट की स्पीड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो सीधा एक स्टेप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ना करके हम N1, N1 डैश, N2 इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो स्टेप्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा था, तो एक ही वेलोसिटी की लाइट ट्रेवल करती है, वो अलग अलग पाथ से आने के बाद डिस्पर्स्ड होके मिलती है। तो ग्रेडेड इंडेक्स में ये जो हमारी कोर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कांस्टेंट ना रख के चेंज करते हैं, और इस तरह से चेंज करते हैं कि लॉन्गर पाथ की जो वेव है वो जल्दी पहुंचे, और स्ट्रेट पाथ की जो वेव है वो आपकी थोड़ी स्लो पहुंचे। तो अगर स्टेप इंडेक्स में आपको इस तरह से डिस्पर्स वेव मिलती है, तो ग्रेडेड इंडेक्स में आपको थोड़ी सी कम डिस्पर्शन की वेव मिल जाएगी। तो ग्रेडेड इंडेक्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीमोड फाइबर दैट सपोर्ट्स द डेटा रेट हायर कंपेयर टू द स्टेप इंडेक्स। बस यही बात है कि अगर आप इससे इस मॉडिफिकेशन पे आते हैं, तो आपकी जो फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो बढ़ जानी है। तो अगर आपसे कई बार सिंगल मोड मल्टी मोड का कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो अगर आपने ये लॉन्च की है, तो सिंगल मोड में आपको ऑलमोस्ट नो डिस्टोर्शन के साथ ऐसे मिलती है। मल्टी मोड में आपकी जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स है उसमें आपको बहुत डिस्पर्शन के साथ ऐसे मिलती है। मल्टी मोड आपका अगर ग्रेडेड इंडेक्स है तो आपको इस तरह से कम डिस्पर्शन की, इसके कंपैरिजन में कम, फिर भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टॉर्शन की पल्स होती है। तो आप इससे समराइज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें ऑप्टिकल को आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान देके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे एग्जामिनर कुछ टॉपिक एग्जामिनर के पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं, तो वो उस पे जरूर से पूछते हैं। अब आता है वायरलेस ट्रांसमिशन।
वायरलेस ट्रांसमिशन में आपका ट्रांसमीटर होगा, ओके, और आपका रिसीवर होगा, और ये किसी भी डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड नहीं है। ये डायरेक्ट इस तरह से सिग्नल भेज सकता है, ये इस तरह से सिग्नल भेज सकता है, और वायरलेसली यहाँ से सिग्नल मिलता है। अब सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा वो डिपेंड करता है। जनरली अगर वायरलेस की बात करते हैं तो हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस होता है, स्पेस में लॉन्च कर देते हैं और ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाता है। तो अगर आप 2 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज का सिग्नल लेते हैं तो जिस तरह से प्रोपोगेशन होता है उसे हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ओके। अर्थ हमारी रहती है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है। इस अर्थ एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, और इसके सहारे आपकी जो वेव है वो ग्राउंड को एक रिफ्लेक्टिंग कंडक्टर की तरह कंसिडर करते हुए वेव यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लाइन ऑफ साइट में नहीं है, एक दूसरे की रेंज में नहीं है, लेकिन अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करती हुई ग्राउंड के पास यहाँ पे इनकी हाइट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है एंटीना की, और ग्राउंड के पास लो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो यहाँ पे पहुंच जाती है। इसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ती है, इस अर्थ में कंडक्शन लॉसेस बहुत होने लग जाते हैं और ये वेव बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं चल पाती। तो अगर आपको 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज की अगर आप वेव प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो वायरलेस मोड काम में लेते हैं या जो वायरलेस वेव एग्जिस्ट करती है उसे स्काई वेव बोलते हैं। स्काई वेव में क्या होता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक आयोनोस्फेयर की, यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर होगा, इससे आप जो वेव लॉन्च करेंगे, ये आयोनोस्फेयर इज अ लेयर इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर जिसमें हाई डेंसिटी ऑफ आयंस होते हैं और वो एक फ्रीक्वेंसी की वेव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कौन सी वेव रिफ्लेक्ट होगी, कौन सी डिफ्रेक्ट होगी, ये सब हमारे जो हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है वेव प्रॉपर्टीज में उस पे डिसाइड होती है। तो इस रेंज की जो वेव है वो ये थिक लेयर ऑफ आयन से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, ये फिर वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है और यहाँ पे आपका अगर रिसीवर है तो आपको रिसीव हो जाता है। तो मल्टीपल ट्रांसमिशन के बाद आप इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, दे आर क्वाइट डिस्टेंट अपार्ट, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इससे ज्यादा अगर हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज अगर आप ट्रांसमिट करना चाहेंगे तो उसे आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और वो आयोनोस्फीयर से पास हो जाती है। अब इस मोड में फिर आप जो ट्रांसमिशन करते हैं वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आ जाता है और उसके एग्जांपल है रेडार हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो अब आप जब हाई 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की वेव भेजना चाहेंगे तो आयोनोस्फीयर उसे नहीं रिफ्लेक्ट कर पाता और वो आयोनोस्फीयर से पार हो जाती है। उस केस में आप लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, LOS ट्रांसमिशन आप एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, ओके। यहाँ पे आपका ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे को फेस करने चाहिए, देन ओनली दे कैन ट्रांसमिट। इसी रेंज में आपका ट्रांसमिशन जो होता है वो आप यहाँ पे सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी उसकी एक एग्जांपल है। आयोनोस्फीयर पास नहीं कर पाता, एटमॉस्फेयर को पार करते हुए आपकी जो सिग्नल है वो सैटेलाइट तक पहुंच जाती है। सैटेलाइट वर्क्स एज ए रिपीटर और ये वापस अर्थ स्टेशन पे भेजता है। यहाँ पे अर्थ स्टेशन आपकी लाइन ऑफ साइट में होनी चाहिए। इसीलिए जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिजाइन करते हैं तो हमें मल्टीपल एंटीना सैटेलाइट चाहिए होते हैं अर्थ के पूरे कर्वेचर को कवर करने के लिए, बिकॉज सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है ना, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे की रेंज में होना चाहिए। ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी उसका एग्जांपल है और इसी का एग्जांपल आपका मोबाइल कम्युनिकेशन भी है, ओके। ये अगर आपका टावर है और यहाँ पे अगर ये हैंडसेट है तो मोबाइल कम्युनिकेशन इज अगेन अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका रेंज में जब आप है तभी आप इसको रिसीव कर सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हुए
वायरलेस कम्युनिकेशन की 3 एग्जांपल, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन है। नया रिसीवर आप इस तरफ लगा सकते हैं, नया अर्थ स्टेशन आप लगा सकते हैं जो इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, आसानी से बिना एग्जिस्टिंग सिस्टम को बहुत बड़ा चेंज किए हुए आप नया सेटअप कर सकते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ गई। दूसरा, डेडिकेटेड लिंक नहीं है तो कॉस्ट कम हो गई, है ना, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। लेकिन यहाँ बात ध्यान रखने की है कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। दूसरा, वायरलेस कम्युनिकेशन में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी पाथ प्रोपोगेशन। दैट व्हाट डज इट से कि ये जो टावर से हमारी मोबाइल को मिलने वाली रे है वो डायरेक्ट भी आ सकती है, कोई बिल्डिंग आ गई उससे रिफ्लेक्ट हो सकती है, कोई आपकी गाड़ी आ गई उससे रिफ्लेक्ट होके आ सकती है, और आपको यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं, और मल्टीपल सिग्नल्स जो मिलते हैं वो आपके रिसीव्ड सिग्नल में ISI जनरेट कर सकते हैं।